चलिए सो आज हम लोग जो हमारी एडवांस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट और स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई गेस टाइम तो सबको बता दिया था, बच्चे जुड़ रहे हैं। सो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को पड़ता है। तो यूजुअली मैंने आपको बता रखा है कि इस सेगमेंट में हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान करते हैं। ये हमारा पर्पस है इस बैच का कि सर हमें जो चीज़ डिफिकल्ट लग रही है उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, आसान करना है। तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ 1-2 मिनट, क्योंकि शुरुआती सेक्शन है। 1 मिनट देख लेते हैं बच्चे कब से जुड़ रहे हैं। सो जो सेक्शन का नाम है 1031, आप ध्यान रखिए ये सेक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो सेक्शन 1031 क्या बोलता है? लाइक काइंड एक्सचेंज। मतलब आपको इस सेक्शन को अगर याद रखना है तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर दे, मतलब ऐसा सोचो आपके पास एक बिल्डिंग थी जिसमें आप बिजनेस करते थे, आप उस बिल्डिंग की जगह दूसरी बिल्डिंग को क्या कर लेते हो, किसी से एक्सचेंज कर लेते हो, तो उसके कारण इस लाइक काइंड एक्सचेंज में सेक्शन 1031 एप्लीकेबल होता है। अगर आप हमारा पैटर्न देखें तो पहली चीज में हमने बेसिक चीजों को डिस्कस किया, फिर हमने सेक्शन 1245 इनके बारे में डिस्कशन किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटमाइज, और आज का जो हमारा सेक्शन है वो 1031। तो अराउंड 45-50 मिनट्स में मुझे लगता है कि ये वाला सेक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइक काइंड एक्सचेंज मतलब उसी के सिमिलर प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करना। तो इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम समझेंगे। तो यहां पर एक सेक्शन के साथ में लिखा है एक्सचेंज ऑफ रियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस और हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो यहां पर ध्यान रखिए दो चीजों के ऊपर फोकस है, रियल प्रॉपर्टी और हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस। एक तो बिजनेस का पर्पस होना चाहिए, दूसरा हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एग्जांपल यहां पे आपको दिया है। अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज होता है तब इस सर्कमस्टांसेस को हम बात कर रहे हैं लाइक काइंड एक्सचेंज, सेक्शन 1031। इनरोल्ड एजेंट में और यूएस सीपीए के रेगुलेशन में बहुत डिटेल है ये टॉपिक, तो हमने भी इसको बहुत अच्छे से समझना है। और आज के इस लेक्चर में मान के चलिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आज हो जाएगा। सर ठीक है, आप ये बार बार कह रहे हैं लाइक काइंड एक्सचेंज, तो कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं आईआरसी, इंटरनल रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। ये कोडिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू आईआरसी सेक्शन 1031 टैक्सपेयर कैन पोटेंशियली पोस्टपोन्ड, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट। जो आपको ये पीडीएफ में जो मैं समझा रहा हूं, जो लाइन हाईलाइट की है वो इसका कीवर्ड है कि टैक्सपेयर कैन पोटेंशियली पोस्टपोन द पेइंग टैक्स ऑन द गेन इफ द प्रोसीड आर री इन्वेस्टेड। दो चीजें, इन ए सिमिलर प्रॉपर्टी एज ए पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग लाइक काइंड एक्सचेंज। मतलब आपके पास कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी थी, सर मेरे पास एक बिल्डिंग थी, मैं किसी को अपनी बिल्डिंग बेच रहा हूं और उससे दूसरी बिल्डिंग ले रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो जो भी गेन आएगा, यहां पे मैं सभी गेन के बारे में बात कर रहा हूं, बस गेन, लॉस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो भी गेन आएगा उसको हम सर पोस्टपोन्ड कर देंगे या डेफर्ड कर देंगे। मतलब ऐसा सोचो, अभी प्रोविजन नहीं सोचना है, आपको सोल ऑफ प्रोविजन सोचना है। मैं बार बार बोलता हूं टैक्सेशन तभी पास कर पाओगे जब फंडामेंटली स्ट्रांग हो गए। तो अभी आपको पोस्टपोन्ड का मतलब और डेफर्ड का मतलब भी समझ में आना चाहिए। सर हमारे पास एक 40,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, डॉलर की है ना, $40,000, ठीक है सर। सो इस लेक्चर के बाद ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जितनी भी आज तक हमारे लेक्चर हुए हैं उसकी सारी पीडीएफ आज मैं इसमें डाल दूंगा, तो ये आपके समरी के काम में आएगी और लेक्चर एलएमएस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, है ना। तो सर $40,000 की प्रॉपर्टी थी। अब आपने बिल्डिंग थी, है ना, बिल्डिंग,
बिल्डिंग, और आपने इसको देकर कोई एक और प्रॉपर्टी ले ली, उसकी कीमत 70,000 थी, तो कायदे से तो कैपिटल गेन होना चाहिए। सर 40 की प्रॉपर्टी देने के बाद 70 की आ रही है, तो अभी पूरा प्रोविजन नहीं समझ रहे हम, अभी हम उसका कोर समझ रहे हैं कि सर 40 की प्रॉपर्टी दी, बदले में 70 ली, तो ये 30,000 का क्या हो गया सर, हमें गेन हो गया, 30,000 का गेन हो गया ना, 30K का। कायदे से देखा जाए तो 30 का गेन है, लेकिन सेक्शन 1031 क्या बोलता है कि अगर लाइक काइंड एक्सचेंज है और किसी प्रकार का अगर कोई गेन होगा तो उसको पोस्टपोन्ड कर देंगे। कब तक के लिए पोस्टपोन्ड करेंगे? अगला क्वेश्चन यही आना चाहिए, पोस्टपोन या डेफर्डमेंट, मतलब जब आपने इस प्रॉपर्टी को देकर इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और जो बीच का गेन हुआ 30, अब फ्यूचर में अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेच दोगे ना, क्योंकि इसके बदले में ये आई है, तब हम आपसे गेन ले लेंगे, वो ये कहना चाहते हैं, ये इसका सोल है। डेफर का मतलब आपको यही समझना है कि सर ये इसका क्लियर कट प्रोविजन है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 IRC सेक्शन 1031, taxpayer can potentially postpone paying tax on the gain if the proceeds are reinvested in a similar property as a part of qualifying like kind exchange। ये अब आपको ध्यान रखना। लेकिन सर आप बार बार बोल रहे हो कि गेन नॉट द लॉस, एडिशनली रियलाइज्ड लॉस, बहुत माइन्यूट वर्ड है। रियलाइज्ड लॉस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन ए लाइक काइंड एक्सचेंज, रियलाइज लॉस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। लॉसेस आर डेफर्ड एंड इंक्रीज द बेसिस इन द न्यू प्रॉपर्टी। सर मार्क डाला, क्या क्या कहना चाह रहे हो सर आप? वो ये बोलना चाहते हैं कि सर लॉस का ट्रीटमेंट सिंपली अलग होगा। मतलब अगर ये 40,000 की प्रॉपर्टी देकर हम कोई 25,000 की प्रॉपर्टी ले लेते, बताइए लॉस कितना हुआ? ये हटा दिया मैंने, नया प्रोविजन डाल दिया, तो सर 40 की प्रॉपर्टी देकर 25 की आई, इस लॉस को क्या करना है? देखो लिखा है इंक्रीज द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, नई प्रॉपर्टी का बेस कितना हो जाएगा? आपको एक एग्जाम में अगर एमसीक्यू आ गया, यही एमसीक्यू आ गया छोटा सा, तो क्या आंसर दोगे? मैं क्लास में जो बच्चे लाइव पढ़े उनके आंसर का वेट कर रहा हूं, बताइए क्या आना चाहिए? इस प्रोविजन को पढ़कर आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? तो सर सीधी बात है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 40 माइनस 25 15 का जो लॉस है वो नई प्रॉपर्टी की बेसिस में जोड़ दिया जाएगा, तो अगेन न्यू प्रॉपर्टी का बेस यहां पे क्या हो जाएगा? 40 के। एक स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया, किरण कुमार। बाकी सब क्या सोच रहे हैं? सिंपल तो लिखा है, एडिशनली रियलाइज लॉस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द लाइक काइंड एक्सचेंज, लॉसेस आर डेफर्ड एंड इंक्रीज द बेसिस इन द न्यू प्रॉपर्टी। तो जो लॉस होता है वो नई प्रॉपर्टी के बेसिस में जोड़ दिया। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1031 बिगिनिंग, इट इज नॉट कंप्लीट पार्ट। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज हमेशा बैठी रहेगी, आप सोचोगे कि सर लाइक काइंड एक्सचेंज प्रॉपर्टी मतलब कि हमारे पास कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी थी, उसके बदले में दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, तो इससे जो लॉस होता है, इस लॉस को हमने इनकम स्टेटमेंट में डेबिट नहीं करना है, इसको डेफर्ड कर देना है और इसको नई प्रॉपर्टी के बेसिस में जोड़ देना। ये बात अब आपके हमेशा ध्यान में रहेगी। और सर अगर गेन होगा तो उसको डेफर्ड करेंगे, और जब नई प्रॉपर्टी को फ्यूचर में बेचेंगे तो उस गेन के ऊपर टैक्स देंगे। ये अंडर सेक्शन 1031। इसके पीछे का लॉजिक ये है, गवर्नमेंट का सोचना है, यूएस गवर्नमेंट का सोचना है कि यार एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करना चाहता हो। यार आप सोचो ना, आज मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे और बच्चे बढ़ जाए, स्टूडेंट बढ़ जाए, मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल करता हूं और उसके बदले में नया इंस्टीट्यूट डालता हूं, और गवर्नमेंट बीच में बोले कि यार जो तुमने गेन कमाया सरदार जी टैक्स दे दो, तो मैं बोलूंगा यार मैं तो अपना बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा हूँ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहा हूँ, और गवर्नमेंट साहब आप क्या कर रहे हो? इसी प्रकार की प्रॉपर्टी को बेच के मैं नई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, उसके बीच में आप टैक्स ले रहे हो मुझसे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अभी टैक्स नहीं लेते, क्योंकि आपका पर्पस बिजनेस के लिए दूसरी बिजनेस एसेट करना, लेकिन उस बिजनेस को अगर उस दूसरी एसेट्स को फ्यूचर में बेच देते हो तो तब हम आपसे गेन ले लेंगे। तो यही इस सेक्शन का लॉजिक है 1031। अब आने वाले समय में हम और इसमें चीजें
पढ़ेंगे इसी में, इसी स्लाइड में। अब आपको जब सेक्शन 1031 पढ़ने जाएंगे तो ये बूट वर्ड देखने को मिलेगा। मैंने बोला था इस क्लास का पर्पस बूट को ही समझ, मतलब फंडामेंटल को समझना। तो जहां कहीं भी बूट आए, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। आप सोचिए, आपके पास एक बिल्डिंग है, बी नाम की बिल्डिंग, ये आप किसी को दे देते हो और उससे बदले में ए नाम की बिल्डिंग ले लेते हो, और वो आपको $10,000 कैश भी देता है। ये $10,000, तो देखा जाए तो आपको बूट मतलब कुछ मिल रहा है। $10,000 मिल रहा है ना सर, यहाँ पे $10,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और साथ में ये प्रॉपर्टी मिल रही है। तो मान के चलिए इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 है और आपकी इस प्रॉपर्टी की कीमत 25,000 है। $25,000। मुझे बताइए कैपिटल गेन कितना होगा या गेन कितना होगा, आपसे ये पूछा जाए तो। चलिए, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं, क्या होना चाहिए? कितने स्टूडेंट इस बात का आंसर दे सकते हैं, मैं चेक करना चाहूँ। बस एक ही स्टूडेंट, बाकी सब क्या सोच रहे हैं फिर कैसे आप लोग रेगुलेशन पढ़ोगे? यही इस बात का आंसर यहाँ नहीं दे पा रहे हैं तो आगे कैसे देंगे आंसर? सिंपल गेन पूछा है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है बी नाम की, उसके बदले आपने ए नाम की प्रॉपर्टी ले ली और सामने वाले ने आपको $10,000 दे दिए। कितना गेन हो गया? तो सीधा गणित है सर, 50 की ये प्रॉपर्टी आई, 10 ही आया, तो 60 आपके जेब में आया। जेब से गया कितना? प्रॉपर्टी गई कितने की? 25 की। माइनस कर दो, तो यहां से इसको माइनस करोगे, 60 में से 25 गया, कितना बचता? 35,000 इज ईयर की। तो 35,000 आपका गेन हो गया सर। तो इसका मतलब सर बूट में जो कैश मिलता है उसको भी हम कंसीडरेशन मानते हैं। इसी तरीके से बूट आप पे भी कर सकते हो। सर हमने हमारी प्रॉपर्टी दी, ये 10,000 उसने नहीं दिया आपको, बदले में आपने 10,000 दिया उसको। बताइए कितना गेन? 1 सेकंड में आंसर देना चाहिए, 1 सेकंड में। ये 10,000 उसने नहीं दिया, उसने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी, आपने बदले में 25,000 की प्रॉपर्टी दे दी और 10,000 का क्या दे दिया? कैश दे दिया। तो सर सीधी गणित है, 15,000। तो इसका मतलब सर बूट पेड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। तो जो रिसीव्ड है वो कंसिडरेशन में जोड़ दिया जाएगा, जो आपको मिल रहा है। ये मिल रहा है ना कंसिडरेशन 50 + 10, और जो आप पे कर रहे हैं वो कंसिडरेशन में एक तरीके से माइनस कर दें। तो 40, तो 50 में से आपने 10 पे किया तो कितना बचा? 40, और 25 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 10। तो बूट में कैश रिसीव्ड भी आता है और कैश पेड भी आता है। दूसरा आता है डेट रिडक्शन। आपके ऊपर एक लोन चढ़ा हुआ था, ये पहले भी समझा चुका हूं लेकिन 1031 में ज्यादा अच्छे से समझ में आया। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर यहां पर जो 25,000 थे उसके ऊपर हमारा 10,000 का लोन चढ़ा हुआ है। ये लोन है, 10,000 का लोन चढ़ा। सामने वाले ने अपनी प्रॉपर्टी दी 50,000 की, ये 50K की, और उसने बोला कि लोन का रीपेमेंट मैं कर दूंगा। बताइए गेन कितना आएगा? सिंपल क्वेश्चन, कितना गेन आना चाहिए आपको? 25,000 की आपकी प्रॉपर्टी, 10,000 का लोन चढ़ा हुआ, बोले 50,000 में मैं आपकी अपनी प्रॉपर्टी देके आपसे 25,000 की प्रॉपर्टी ले लेता हूं और लोन का भी रीपेमेंट कर देता हूं। तो अगेन सर सीधा गणित है कि 25 की प्रॉपर्टी देकर 50 तो ये आ रहा है, प्लस 10 का लोन भी वो हमारा पे कर रहा है। अल्टीमेटली वो हमें 60,000 रुपए दे रहा है सर। 50 तो वही दे ही रहा है, प्लस 10 हमारे बिहाफ पे लोन पे कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 60,000 हमारा क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया, और बदले में हमारी प्रॉपर्टी चली गई। तो सर बूट में हम डेट रिडक्शन को भी कंसीडर करते हैं, और अगर कोई बदले में हमको और कोई प्रॉपर्टी दे दे, इस हमारी बिल्डिंग की जगह वो अपनी बिल्डिंग में दे रहा है और बोले कार भी ले जाओ आप,
तो ये कार की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो भी आपका क्या कहलाएगा, बूट कहलाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बूट का मतलब समझना है, कैश रिसीव्ड, डेट रिडक्शन और अदर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू, ये जो मिलती है, ये आप जो मिल रहे हैं, मिल रहा है आपको, उसमें क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ये आपके कंसीडरेशन में जोड़ देते हैं। या इसको ये मान के चलें सर, ये दिस इज कॉल्ड अमाउंट रियलाइज, दिस इज व्हाट अमाउंट रियलाइज। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। अब अगला कॉन्सेप्ट, सेक्शन 103 के रेफरेंस में लिखा है मैंने ये तीन चीज, ये सेक्शन 1301 के रेफरेंस में है। When boot is received, ये बिल्कुल इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुझे एक पूरे पेज के ऊपर लिखना पड़ी ये लाइन, कि मैंने सोचा कि अगर आपने इस लाइन को मिस कर गए तो जब आप 1031 पढ़ रहे होंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप 30 सेकंड आराम से पढ़ लो, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। पढ़ लीजिए आप। तो सर यहां पर अगर हम देखें तो व्हेन बूट इज रिसीव्ड ऑब्लिक नॉट रिसीव्ड में मैंने लिखा व्हेन बूट इज रिसीव्ड द गेन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए लेसर ऑफ बूट रिसीव्ड और द रियलाइज्ड गेन। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी ए थी, है ना, प्रॉपर्टी ए थी, मुझे 40,000 उसकी कीमत थी, ये 40,000, बदले में सामने वाले ने मुझे एक 70,000 की प्रॉपर्टी और दे दी और 5,000 रुपए का बूट दे दिया, कैश दे दिया, ये 5,000 है ना। आप मुझे बताइए आपका रियलाइज गेन कितना हुआ और रिकॉग्नाइज गेन कितना हुआ, मैंने आपसे पूछा। अगर एग्जाम्पल में नहीं डालता तो क्या आप इस बात का आंसर दे पाते, मेरे को तो ये भी देखना है, आपको सोचना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है हमें। आंसर आपको ही देना है, रियलाइज्ड कितना और रिकॉग्नाइज कितना, समझा चुका हूं पहले भी। कोई भी बच्चा बोलने को तैयार नहीं है इसमें। अरे सर रियलाइज तो बहुत ही सिंपल है, 75 मिल रहा है ना, 70 माइनस 70 प्लस 75, और 75 में से 40 गया, 35,000 का रियलाइज हो रहा है, ये रियलाइज है, रियलाइज्ड, RELI, ये वाला है, दिस इज कॉल्ड रियलाइज्ड। सर रिकॉग्नाइज बोलते हैं लेसर ऑफ बूट रिसीव्ड और रियलाइज गेन। तो बताइए रिकॉग्नाइज कितना करें, दोनों में से कम क्या है, क्या आंसर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग अभी भी। सर रियलाइज 35 और बूट 5,000, तो दोनों में से जो कम है यहां पर ये 5,000 का जो गेन होगा 5K। फिर डाउट पूछोगे तो क्या पूछोगे आप लोग, अगर इस बात का भी आंसर नहीं दे पाएंगे तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, सच बोल रहा हूं। फिर तो इनरोल्ड एजेंट और यूएस टैक्सेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। अगर आपको यही समझ में नहीं आया, पूरा एग्जाम्पल लिख दिया कि सर आप बार बार बोल रहे रियलाइज मतलब जो कंसीडरेशन और बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस, तो 40 और 75 के बीच का जो डिफरेंस है 35,000 इज रियलाइज, और बूट जो मिला है दोनों में से जो कम है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिकॉग्नाइज गेन। और अगली लाइन में उन्होंने लिख दिया सेकंड पैरा में, व्हेन द बूट इज नॉट रिसीव्ड रिकॉग्नाइज गेन विल ऑलवेज बी 0। मतलब यहां पर अगर इस 40 के बदले में वो केवल 70 की प्रॉपर्टी दे देता तो रियलाइज गेन तो सर 30 होता, लेकिन यहां पे बूट 0 है, तो हमने पढ़ा है बूट और रियलाइज विच एवर इज लोअर
वो आपका क्या हो जाता है, रिकॉग्नाइज। तो यहां पर आपको रिकॉग्नाइज गेन कितना रिकॉर्ड करना पड़ता है, अंडा, ये बना दिया अंडा। इस अंडे को ध्यान रखना, लिख रहे हैं व्हेन द बूट इज नॉट रिसीव्ड गेन रिकॉग्नाइज विल ऑलवेज बी जीरो, द लॉजिक इज दैट $0 will always be lesser amount than positive amount of realize। ऑब्वियस सी बात है, रियलाइज अमाउंट तो आपका 30,000 है और बूट 0 है, तो 30 और 0 विच एवर इज लोअर इज योर रिकॉग्नाइज गेन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1031। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आत्मा पढ़ रहे हैं हम, आत्मा। अब एक स्लाइड मैंने आपको बना के दी हुई है जो कि सेक्शन 1031 की समरी है एक तरीके से। लाइक काइंड एक्सचेंज में आपको 3 से 4 स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप को बड़े ध्यान से देख लो और एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताते जाना। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रियलाइज गेन। सबसे पहले निकालना है रियलाइज गेन। तो रियलाइज गेन कैसे निकलता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी रिसीव्ड। मतलब आपके पास, अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूंगा, जो आप मुझे बताएंगे, बड़े ध्यान से समझना इसको, नहीं तो फिर से गड़बड़, आपका घोटाला हो जाएगा। 2-3 बातों के ऊपर फोकस है। 2-3 कौन सी बातों के ऊपर फोकस है, अगर आप देखें तो पहली स्टेप क्या बोल रही है, रियलाइज गेन कैलकुलेट करना। तो यहां पर क्या लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी रिसीव्ड माइनस, ये जो ना ये निशान होता माइनस का, नेट बुक वैल्यू ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी गिवन अप। तो हम एक एग्जांपल बनाते हैं, मान के चलिए ये मिस्टर एलेक्स है, इनके पास एक बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 75,000, ठीक है, बुक वैल्यू 75 है, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000। इनकी बिल्डिंग का नाम है ए, और इनके दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि यार तुम्हारी बिल्डिंग लेके मुझे मेरी बिल्डिंग दे दो, बी। बोले मेरी बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है वो 90,000। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले रियलाइज गेन कितना दोगे, मुझे बस रियलाइज गेन बता दो कितना होना चाहिए आपके साथ। तो सर आपने सिंपल वहां पर एक वर्ड लिखा था, आपने में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको फेयर मार्केट वैल्यू से डिफरेंस निकाल कर बैठ गए, गलती कर गए बस। तो यहां अच्छे से पढ़ लो क्या लिखा है, बुक वैल्यू। किससे पता करना है हमेशा, नेट बुक वैल्यू, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। तो यहां पर जो रियलाइज गेन आएगा वो कितना आएगा, बुक वैल्यू है 75 और 90, तो यहां पर वो आएगा 15,000। तो पहली गलती ये नहीं करना, इसलिए एग्जाम्पल बनाया ताकि आप भविष्य में ऐसी गलती ना करें, इसीलिए जानबूझ के वो दिया था। तो अब ये याद रहेगा कि सर पहली स्टेप पे तो हम रियलाइज गेन का कैलकुलेशन कर लेंगे। इसको कई लोग पोटेंशियल गेन और लॉस भी बोल सकते हैं। तो सीधे स्टेप 1 में जब कभी भी सेक्शन 1031 करना हो तो पहला काम आपको यही करना होगा, पहली स्टेप में कैलकुलेट रियलाइज गेन, और फिर जाना है कैलकुलेट रिकॉग्नाइज गेन। तो अब मैं वापस से एक एग्जांपल बना रहा हूं, सेम क्वेश्चन के साथ में नया एग्जांपल। यही बिल्डिंग थी,
ए बुक वैल्यू 75 थी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसने बिल्डिंग ए भी दी और आपको कैश भी दे दिया 20,000। बताइए अब आप मुझे रिकॉग्नाइज गेन बताइए कितना होगा। तो सीधा गणित है सर, पहले तो हम कंसीडरेशन तो निकालें कि सर बिल्डिंग भी मिली, 20 भी मिला, कई सीधे 15 बोल देंगे, वो बूट को देखेंगे ही नहीं। अरे ये बिल्डिंग मिली, फेयर मार्केट वैल्यू 90 प्लस 20, तो कंसीडरेशन तो 1,10,000 मिला ना। अमाउंट रियलाइज 1,10,000, बुक वैल्यू कितनी है 75,000, तो बीच का डिफरेंस रियलाइज गेन कितना हो गया 1,10,000 माइनस 75,000, 35,000 इज रियलाइज गेन। और रिकॉग्नाइज कितना, रिकॉग्नाइज गेन विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर क्या, बूट, तो बूट कितना है यहाँ पे 20 है, तो यहां पर जो आपका रिकॉग्नाइज गेन आएगा दैट विल बी 20,000। ये आपका क्या हो गया रिकॉग्नाइज गेन, याद रखना इस बात। रिकॉग्नाइज गेन कितना हो गया सर 20। आगे बढ़े, ये स्टेप खत्म हो गई। अभी इसमें हमने स्टार बना के भी कुछ लिखा हुआ, तो उसको अभी मत कंसीडर करना, अभी तो गेन की बात कर रहे हैं। फिर सीधे आप स्टेप 3 पे आएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे सेक्शन 1031, वो बोलता है कि जितना रियलाइज गेन आया है उसमें से रिकॉग्नाइज गेन माइनस कर दो, रियलाइज गेन में से रिकॉग्नाइज गेन माइनस कर दो, और जो बाकी आ जाए उसको क्या कर दो डेफर्ड कर दो। तो तीसरी स्टेप रियलाइज गेन माइनस रिकॉग्नाइज गेन, तो यहां पर डेफर्ड गेन आपको निकालना होगा। तो सर दिस इज योर रियलाइज्ड, इस क्वेश्चन में ये रहा है ना, ये डिफरेंस था, ये रियलाइज था है ना, वो पुराना क्वेश्चन था, तो उसको आप कंसीडर कर लो, ये हटा दे रहा हूं। 75 और 1,10 के बीच का डिफरेंस 35 इज योर रियलाइज, और इस रियलाइज में से रिकॉग्नाइज माइनस कर दिया, इसको हम बोलेंगे डेफर्ड गेन। गेटिंग माय पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे डेफर्ड गेन। तो यहां पर डेफर्ड गेन निकाल लिया, तो ये थी आपकी तीसरी स्टेप। अब चौथी स्टेप में जो नई प्रॉपर्टी आपके पास आई है उसका आपको बेसिस पता करना है। तो क्या बोल रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लाइक काइंड प्रॉपर्टी माइनस डेफर्ड गेन और प्लस डेफर्ड लॉस। तो हमारे क्वेश्चन में डेफर्ड लॉस तो था ही नहीं, डेफर्ड गेन ही था। तो चलिए अब मुझे बताइए कि यहां पर न्यू प्रॉपर्टी जो मिली है, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी का बेसिस बताइए, न्यू प्रॉपर्टी का बेसिस आप बताइए। तो सर आपने बोला जो लाइक काइंड एफएमवी, वो बच्चों कितनी थी 90,000 है ना, ये अपन ने 90, उसमें से क्या लेस कर दिया, डेफर्ड गेन माइनस कर दें यहां पर, तो डेफर्ड गेन था आपका 15,000। तो दिस इज द न्यू बेसिस, इस स्टेप में आपने इसको करना, इसीलिए इस सेक्शन को मैंने अपने इस क्रूशल लेक्चर में लिया।
तो इस तरीके से आपको क्या करना था, न्यू प्रॉपर्टी का क्या निकालना था, वो निकालना। तो यहां पर जो आपके पास ए देकर बी आई है, ये बी प्रॉपर्टी का क्या होगा, आई होप सो कि आपको सेक्शन 1031 क्या है पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लाइव है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो समझाया है उसके बेसिस पर आप मुझे डेफर्ड गेन और नई प्रॉपर्टी का बेस कैलकुलेशन करके बनाइए। एंड में मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो अगले 10 मिनट आपको ही पढ़ना है। आज जो 1031 फिनिश हो गया, मैं देखना चाहता हूं कि आप जो पढ़ते हैं वो याद रहता है कि नहीं रहता।